हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर विकास बघेल और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल आयुर्वेदा एंड मेडिसिन में। दोस्तों आज हम बात करेंगे त्वचा संबंधी रोगों के बारे में। दोस्तों मैं यहां पे 4 डिजीज़ के बारे में बताऊंगा, जिनमें सबसे प्रमुख है खाज और खुजली, एक्जिमा, फोड़ा फुंसी और पित्ती उछलना। दोस्तों आप इन चारों रोगों के बारे में भली भांति जानते होंगे। आज मैं आपको इन रोगों की उत्पत्ति, इनके क्या कारण होते हैं, कौन कौन से इनके लक्षण दिखाई देते हैं, साथ ही साथ कौन सी चिकित्सा करके हम इन रोगों को दूर कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर चिकित्सा की बात की जाए तो इसमें मैं दोस्तों हर तरह के ट्रीटमेंट के बारे में आपको बताऊंगा, जैसे कि घरेलू चिकित्सा, एलोपैथिक चिकित्सा, आयुर्वेदिक चिकित्सा, होम्योपैथी चिकित्सा, चुंबकीय चिकित्सा, एक्यूप्रेशर चिकित्सा। दुनिया के अंदर जो तमाम प्रकार की चिकित्सा अवेलेबल होती हैं, उन सभी चिकित्साओं को मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों आप जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं त्वचा संबंधी रोगों के बारे में और जानते हैं खाज खुजली की उत्पत्ति किस तरह होती है, इस रोग के क्या क्या कारण होते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं वीडियो में। दोस्तों त्वचा संबंधी रोगों में आचार्य मृत्युंजय ने कहा है कि स्वास्थ्य का अर्थ शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार की स्वस्थता से लिया जा सकता है। यानी कि दोस्तों जो स्वास्थ्य होता है, जो हमारी हेल्थ होती है, वो हमारी फिजिकल और मेंटल दोनों कंडीशन में अच्छी रहनी चाहिए। शरीर की कर्मेंद्रिया और ज्ञानेंद्रिया का पूर्णतः सक्रिय, सशस्त्र और स्फूर्ति में रहना ही शारीरिक स्वास्थ्य है। यानी कि दोस्तों जो हमारा शरीर की जो कर्मेंद्रिया यानी कि जो काम करने वाली 5 इंद्रियाँ होती हैं और ज्ञान इंद्रिया जो मनन करने वाली 5 इंद्रियाँ होती हैं, उनका पूर्णतः सक्रिय मतलब कि पूरी तरह से सुचारू रूप से, सशक्त रूप से और स्फूर्ति में रहेंगी तो हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। मन उद्देश्य रहित रहे, यानी कि दोस्तों जो मन होता है वो हमारी 11वीं इंद्री होती है। इसलिए दोस्तों यहाँ पे कहा गया है कि मन है वो उद्वेग रहित रहे, यानी कि कोई बिना टेंशन के रहे, किसी भी प्रकार की ग्रंथियाँ ना हो, यानी कि दोस्तों किसी प्रकार की ग्रंथि उत्पन्न ना हो और मन निग्रह साध्य रहे। यही मानसिक स्वास्थ्य होता है। दोस्तों अगर हमारा मन खुश रहेगा तो हम मानसिक स्वास्थ्य यानी कि मेंटल हेल्थ हमारी ठीक रहेगी। दोनों प्रकार का स्वास्थ्य ही मनुष्य को स्वस्थ और निरोग घोषित करता है। यानी कि दोस्तों अगर हम फिजिकल और मेंटल कंडीशन में स्वस्थ रहेंगे तो हम खुश रहेंगे, निरोग रहेंगे, कोई रोग उत्पन्न नहीं होगा। चलिए दोस्तों अब जानते हैं सबसे पहले खाज खुजली के बारे में। जो खाज खुजली होता है उस रोग की उत्पत्ति किस वजह से होती है, कौन कौन से कारण होते हैं, ये मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। दोस्तों जो खाज खुजली आज के समय में बहुत ही ज़्यादा होने वाला एक संक्रामक रोग होता है। वैसे भी दोस्तों खाज खुजली एक संक्रामक रोग है। यह सूक्ष्म कीटाणु द्वारा त्वचा में प्रवेश होने के कारण हो जाती है। शरीर में त्वचा लाल पड़ जाती है, फिर छोटी छोटी फुंसियाँ निकल आती हैं। इसके बाद उसमें से पानी निकलता है। सूखी खाज खुजली हाथ, पैर, कांख, मलद्वार, अंडकोशों तथा स्त्री की योनि के बाहरी अंगों में होती है। बार बार खुजाने से यह शरीर के अन्य भागों में भी फैल जाती है। दोस्तों जो खाज खुजली होता है वो संक्रामक रोग होता है। संक्रामक रोग कौन सा होता है दोस्तों? जो एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलता है, उन्हें संक्रामक रोग कहते हैं। इसके अंदर दोस्तों छोटे छोटे कीटाणु होते हैं जो हमारी शरीर की बॉडी के अंदर प्रवेश कर जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे शरीर के अंदर शुरुआत में तो त्वचा लाल पड़ती है, यानी कि लाल लाल रैशेस से उत्पन्न होते हैं। फिर उसके बाद तो छोटी छोटी फुंसियाँ निकल आती हैं। अगर उन फुंसियों को थोड़ा फोड़ते हैं तो उनमें से पानी निकलता है। जो सूखी खाज खुजली होती है वो हमारे शरीर के अंगों जैसे कि हाथ, पैर, कांख, मलद्वार, अंडकोश, स्त्री की योनि के बाहरी अंगों में होती है। ऐसे दोस्तों अगर आप बार बार खुजाओगे तो शरीर के अन्य भागों में भी जल्दी ही फैल जाएगी। जानते हैं दोस्तों खाज खुजली के लक्षण क्या होते हैं? सबसे पहले त्वचा पर खुश्की के दाग पड़ जाते हैं, यानी कि दोस्तों जो त्वचा होती है उस पर खुश्की यानी कि खाज खुजली के दाग पड़ जाते हैं। फिर उसमें फुंसियाँ निकल आती हैं, उनमें खुजली होती है, त्वचा छिल जाती है। ऐसे रोगों के वस्त्र पहनने से दूसरों को भी यह रोग हो जाता है। यानी कि दोस्तों अगर किसी को खाज खुजली है, अगर आप उसके वस्त्र पहनोगे तो आपको भी यह रोग हो जाएगा। खुजाने के कारण जलन पैदा होती है और यह दर्द भी होता है। चर्म खुदखुदरा हो जाता है। सख्त खुजली में जलन पीड़ा होती है। रात के समय में ज़्यादा तकलीफ बढ़ती है। यह एक साध्य रोग है। साध्य रोग यानी कि दोस्तों इसे जल्दी ही ठीक किया जा सकता है, उचित ढंग से चिकित्सा करने पर जल्दी ही ठीक हो जाता है। चलिए दोस्तों अब जानते हैं हम इसके घरेलू उपाय। आप घरेलू निदान या फिर घरेलू उपाय अपना कर किस प्रकार इसका फ़ायदा उठा सकते हो, खाज खुजली को ख़त्म कर सकते हो। हमारे घर के अंदर जो होम रेमेडीज होती हैं उन्हीं के सहारे हम इनका इलाज करेंगे। चलिए दोस्तों जानते हैं। आपको नींबू का रस और चमेली का तेल दोनों को लेना है बराबर मात्रा में। इसे मिलाकर खुजली वाले स्थान पर लगाने से खाज खुजली पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी।
इसके अलावा दोस्तों आप आंवले की गुठली जलाकर राख बना लें, फिर उसमें नारियल का तेल मिलाकर खुजली वाले स्थान पर लगाएं। तो ऐसा करने से भी दोस्तों जो खुजली है वो पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। दोस्तों यहाँ पर डायग्राम में बताया भी गया है कि आंवले की गुठली खाज खुजली मिटाने में सबसे अच्छी समर्थ होती है। या फिर दोस्तों आप 20 ग्राम बकरी की मैंगनी को सरसों के तेल में पका लें, फिर इसे छानकर खाज खुजली पर लगाने से भी खाज खुजली पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है। अजवाइन का तेल खाज खुजली पर लगाने से काफ़ी फ़ायदा होता है। चाल मोंगरा तथा नीम दोनों को बराबर मात्रा में लेकर सरसों के तेल में पकाकर लगाने से भी खाज खुजली वाले स्थान पर लगाने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। 5 ग्राम जीरा और 20 ग्राम सिंदूर दोनों को तिल के तेल में पका छानकर खाज खुजली पर लगाएं, तो अभी दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। आपको बहुत ज़्यादा खुशी होगी दोस्तों जब आपकी खाज खुजली पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। आपको सिर्फ 5 ग्राम जीरा लेना है और 20 ग्राम सिंदूर दोनों को तिल के तेल में पकाकर छान पीस कर उसे खाज खुजली वाले स्थान पर लगाना है। इसके अलावा दोस्तों आप और भी उपाय कर सकते हो, जैसे कि तेजपत्र 1 ग्राम, बावची 4 ग्राम, सरसों का तेल 10 ग्राम, इन सभी को मिलाकर मलहम की तरह तैयार कर लें। इसे दाद खाज खुजली पर दिन भर में 4 से 5 बार लगाएं। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। अगर दोस्तों आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए दोस्तों जानते हैं और कुछ। आंवला, गंधक, कपूर और नीला तूतिया, इन चारों को दोस्तों 10-10 ग्राम की मात्रा में लेकर घी में अच्छी तरह से फेंट लें। फिर यह मलहम आपको खाज खुजली वाले स्थान पर लगाने से 2 दिन के अंदर ही आपको आराम मिल जाएगा। 50 ग्राम मिट्टी का तेल और 50 ग्राम कलमी सोरा दोनों को अच्छी तरह से घोंटकर खाज खुजली वाले स्थान पर लगाने से जो खाज खुजली के रेशेस होते हैं वो पूरी तरह से चले जाते हैं। दांत के लिए स्वमूत्र या मूत्र, गाय का मूत्र बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होता है। इसे खाज खुजली वाले स्थान पर लगाने से बहुत ज़्यादा फायदा होता है। कमल की जड़ को घिसकर पानी में मिला लें, फिर दांत खाज खुजली पर लेप करने से भी दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है। गोबर का रस खाज खुजली पर लगाने से बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। हरड़, बहेड़ा, आंवला, नीम की छाल, उसवा, कुटकी और गोरखमुंडी, इन सभी को 20-20 ग्राम की मात्रा में लेकर पानी में भिगो दें, फिर उसे आग पर पकाकर भपके द्वारा उसका अर्क तैयार करें। यह अर्क खाज खुजली पर लगाने से आपको विशेष फायदा होगा। और भी दोस्तों यहाँ पे घरेलू उपाय हैं, उनको मैं बता रहा हूँ, आप उनका प्रयोग करके आप कर सकते हो। दोस्तों आपको सौंफ, गावजरा, गुलाब के फूल और मुलेठी, इन सभी को बराबर मात्रा में लेकर आधा किलो पानी में औटाना है। जब काढ़ा चौथाई भाग रह जाए तो उसे छानकर पी जाएं। इसके सेवन करने से पेट साफ हो जाता है। गर्मी निकलने के बाद खाज खुजली भी पूरी तरह से शांत हो जाती है। नीम के पत्तों को पानी में पीसकर खुजली वाले स्थान पर लगाने से आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है। करंज, नीम और निर्गुंडी दोनों को पानी में पीसकर खाज खुजली वाले स्थान पर लगाओगे तो भी दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। इमली की लकड़ी को जलाकर कोयला बना लें, फिर इसे पीस डालें। अब इसमें पिसी हुई फिटकरी मिलाकर खाज खुजली वाले स्थान पर लगाने से भी आपको फायदा मिलेगा। सिंघाड़ा, मिंगी की जड़, छाऊबेर और भांगरी की जड़, इन सभी को थोड़ी थोड़ी मात्रा में लेकर पीस डालें, फिर इसे खाज खुजली वाले स्थान पर लगाने से आपको फायदा मिलेगा। चकवड़, हरड़ और कांजी, तीनों को पीसकर दाद खाज खुजली वाले स्थान पर लगाने से भी फायदा मिलता है। दूध, हरड़, सेंधा नमक, चकवड़ और वन तुलसी, इन सभी को समान मात्रा में लेकर कांजी में पीसकर खाज खुजली वाले स्थान पर लगाने से भी दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा फायदे मिलते हैं। दोस्तों जानते हैं इसकी प्राकृतिक चिकित्सा यानी कि आप नेचुरल ट्रीटमेंट किस प्रकार कर सकते हैं। अगर आपको खाज खुजली है तो आपको प्रतिदिन सुबह बिना कुछ खाए पिए 1 गिलास ताज़े जल में आधा नींबू निचोड़कर सेवन करने से आपकी खाज खुजली दूर हो जाएगी। काली मिट्टी में जरा सा नमक और बबूल का गोंद पिसा हुआ मिलाकर खुजली खाजो दांत पर लगाएं। मिट्टी को बार बार गीला करते रहें। सुबह पानी में जरा सी लाल दवा मिलाकर खुजली वाले स्थान पर अच्छी प्रकार से धोने से पानी सूखने के बाद उस जगह पर गाय का घी लगाने से भी आपको फ़ायदा मिलेगा। पीपल के पत्तों का रस पानी में डालकर उसमें खाज खुजली वाले स्थान पर सुबह, दोपहर और शाम को लगाने से भी आपका खाज खुजली पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब जानते हैं इसमें होम्योपैथिक चिकित्सा। बार बार खुजली, लाल लाल दाने, बेचैनी, घाव बन जाना, खुजाने पर दर्द उत्पन्न होना, इन सभी लक्षणों में सोडियम 30 का इस्तेमाल करें। बहुत अधिक खुजली और खुजाने के बाद जलन, इसके लिए मेजोडियम 30 का इस्तेमाल करें। नीम के तेल में थोड़ी सी ग्लिसरीन, वैसलीन और ऑलिव ऑयल या नारियल के तेल में 20 से 25 ग्राम क्राइसोफनिक एसिड क्रूड मिलाकर रख लें। इसको दोस्तों आपको 7 से 8 दिनों तक खाज खुजली वाले स्थान पर लगाने से भी विशेष फ़ायदा मिलता है। यदि बुढ़ापे में खाज खुजली हो जाए तो आपको बेरा
बेराइटा कार्व का इस्तेमाल करें। अगर युवावस्था में खुजली है तो सल्फर 6 का मदर टिंचर नारियल के तेल में मिलाकर लगाएं। यदि बहुत अधिक खुजली और खुजली के बाद जलन है तो आर्सेनिक 6 या 30 का इस्तेमाल करें। खून की खराबी से खाज खुजली होने पर एपिनेसिया 6 का इस्तेमाल करें। चर्म रोगों में एलो 3 या 6 का इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा लाभकारी है। अत्यधिक खुजली, पीप, दुर्गंधित स्त्राव आदि सभी लक्षणों में एसिड कार्बो 6 या 30 का इस्तेमाल करें। दोस्तों मैंने यहाँ पे बहुत सारी मेडिसिन बताई हैं, जैसे कि सोडियम 30, मेजोरियम 30। उसके अलावा दोस्तों आप ग्लिसरीन, वैसलीन, ऑलिव ऑयल और नारियल का तेल, उसमें दोस्तों क्राइसोफनिक एसिड क्रूड मिलाकर रखने के बाद 7-8 दिन तक खाज खुजली लगाने पर ठीक हो जाता है। वृद्धावस्था में हो तो दोस्तों बेराइटा कार्व, युवावस्था में हो तो सल्फर 6 का मदर टिंचर नारियल तेल के साथ, बहुत अधिक खुजली है तो आर्सेनिक 6 या 30, एपिनिया 6, चर्म रोगों में एलो 3 या 6, अत्यधिक खुजली, पीप की कंडीशन या दुर्गंधित स्त्राव के कारण एसिड कार्बो 6 या 30 का इस्तेमाल करना आपके लिए दोस्तों विशेष फायदेमंद है। यह आपको अपने नज़दीकी डॉक्टर से, चिकित्सक से जो होंगे आपके, उनसे परामर्श लेकर ही आपको इनका इस्तेमाल करना है। चलिए दोस्तों अब जानते हैं इसकी चुंबकीय चिकित्सा किस प्रकार फायदेमंद रहती है किसी भी प्रकार की खाज खुजली को दूर करने के लिए। यदि त्वचा पर खुजली, दाद और खारिश आदि हो, उस समय आप महीन सूती हुई कपड़ा लपेटें। इसके ऊपरी दक्षिण ध्रुव 15 मिनट तक करना है। दोस्तों जो दक्षिण ध्रुव होगा, साउथ पोल होगा जो चुंबक का, उसको आपको 15 मिनट तक करवाना है। चुंबक दिन में 3 बार लगवानी है, जैसे कि सुबह 7 बजे, दोपहर 1 बजे और शाम को 6 बजे लगवाएं। चुंबक द्वारा प्रभावित किया गया जल आपको दिन में 3 बार पीना है। जानते हैं दोस्तों इसकी एलोपैथिक चिकित्सा। एलोपैथिक चिकित्सा में खाज खुजली और दाद में लगाने वाली चिकित्सा है। दोस्तों आपको पैरागमेटर का इस्तेमाल कर सकते हो। पैरागमेटर सबसे अच्छी दवा होती है। पैरागोमेटर ऑइंटमेंट होता है, या फिर एस्केब्रोल और ले लो आप, सिकेबिलमा ले लो और क्यूटिनॉर्म ले लो। खाज खुजली और दाद वाले में खाने की दवाई कुछ इस प्रकार है दोस्तों। इंसिडल और एविल की टैबलेट मिल जाएंगी आपको, सीपीएम की टैबलेट और मेवरिल की टैबलेट मिल जाएंगी, जो खाज खुजली में फ़ायदेमंद रहती हैं। चलिए दोस्तों जानते हैं हम इसका निर्देश, यानी कि इसमें जब भी आपको खाज खुजली हो तो आपको क्या नहीं खाना है। आपको अधिक गर्म या अधिक ठंडे पदार्थ कभी नहीं खाने हैं। पेट साफ रखना है। कब्ज हो जाए तो एनिमा लगाएं या फिर विरेचक दवा ले सकते हो। पानी में आधा नींबू निचोड़ कर स्नान करें। सिर से गले तक का तेल लगाएं तो आपको दोस्तों फ़ायदा रहता है। चलिए दोस्तों अब जानते हैं हम एक्जिमा के बारे में। दोस्तों एक्जिमा को छाजन बोला जाता है, जो शरीर के अंदर चेहरे पे कहीं पर भी रैसी लग जाते हैं, लाल लाल फुंसी दिखाई देती हैं, चकत्ते से बन जाते हैं, उनको एक्जिमा बोला जाता है। एक तरह से दोस्तों खतरनाक रोग होता है। इसमें दोस्तों बहुत ज़्यादा जलन होती है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं एक्जिमा के रोग की उत्पत्ति किस वजह से होती है, कौन कौन से कारण इसके रोग को उत्पन्न करने में सहायक रहते हैं। एक्जिमा रोग मंदग्नि, यानी कि दोस्तों जिनका भोजन अच्छी प्रकार से पच नहीं पाता उसे मंदग्नि कहा जाता है। लूग लगने, स्त्रियों के मासिक धर्म में गड़बड़ी, खून की बीमारी, साबुन, चूना, सोडा, क्षार आदि का अधिक प्रयोग करने से, तंग वस्त्र धारण करने से, गलत भोजन, अधिक शराब पीने, माँ के दूध में खराबी आ जाने के कारण, स्वास्थ्य की ओर पूरा ध्यान न देने के कारण यह रोग हो जाता है। इस रोग में हाथ, पैर, मुंह, कोहनी, गर्दन, पेट आदि पर भी कहीं भी यह रोग हो सकता है। चलिए दोस्तों अब जानते हैं इस रोग के लक्षण क्या हैं। इसमें शरीर पर लाल लाल फुंसियाँ दिखाई देती हैं, जिसमें जलन पैदा होती है। कई बार तो चकत्ते से पैदा हो जाते हैं। घाव भी बन जाता है। घाव के कारण कुछ गाढ़े और पीले रंग का पानी निकलता है। यह पानी त्वचा में बहुत तेज़ी से फैलता है। कभी कभी इस रोग के कारण स्वास्थ्य भी बिगड़ जाता है। यदि छाजन अधिक और पुराना हो जाए तो इसमें आपको प्लास्टिक सर्जरी से भी ठीक हो सकता है। दोस्तों प्लास्टिक सर्जरी एक महंगी टेक्निक होती है। इसको करवाने से दोस्तों आपके मतलब कि पैसे की बर्बादी होगी। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको कुछ घरेलू उपाय बता दूंगा जिससे आप एक्जिमा का इलाज कर सकते हो। लेकिन दोस्तों अगर एक्जिमा के लक्षणों की बात की जाए तो इसमें लाल लाल फुंसी, जलन पैदा होती, चकत्ते दिखाई देते हैं, घाव बन जाता है, कुछ गाढ़े और पीले रंग का पानी निकलता है, बहुत तेज़ी से रोग फैलता है और स्वास्थ्य को बिगाड़ देता है। चलिए दोस्तों अब बताता हूँ मैं इनके घरेलू उपाय अपनाकर किस प्रकार आप छाजन यानी कि एक्जिमा से अपना इलाज कर सकते हो। सबसे पहले तेज मिर्च, मसाले, मांस, अंडा, शक्कर, मिठाई, गुड़, तेल और कच्चे फल खाना बंद कर दें, क्योंकि ये दोस्तों ये पदार्थ रोग को बढ़ाते हैं। मूंगफली का तेल गर्म करके त्वचा पर थोड़ी थोड़ी देर बाद लगाने से आपको फ़ायदा मिलता है। दोस्तों यहाँ पर डायग्राम में मूंगफली का तेल के छाजन का नाश करने का बताया गया है। पेट साफ रखें। कब्ज का कोई विरेचन पदार्थ लें। छाजन वाले स्थान पर कच्चे पपीते का रस 3 से 4 बार दिन में लगाने से आपको नियमित रूप से फ़ायदा मिलेगा। जाड़े के दिनों में नमकीन पानी से आपको स्नान करना है, यानी कि पानी के अंदर आधा चम्मच नमक या फिर नींबू मिलाकर आप कर सकते हो।
गर्मी के मौसम में पानी में लाल दवा डालकर स्नान करें। थोड़े से नीम के पत्ते पानी में डालकर उबालें, फिर उसमें स्नान करें। नीम के पत्तों का रस रोगी के छाजन पर लगाने से फ़ायदा होता है। मूली के पत्ते और बीज दोनों को पीसकर छाजन पर लेप करने से आपको फ़ायदा रहता है। फिटकरी का पानी दिन भर में 4 से 5 बार आपको लगाना चाहिए, इससे भी आपको फ़ायदा रहेगा। 4-5 हरी मिर्च महीन पीसकर सरसों के तेल में मिलाकर लगाएं। 2 चुटकी हरड़ का चूर्ण भोजन के साथ सेवन करें। करेले को कूचकर उस रस वाले स्थान पर, छाजन वाले स्थान पर लगाने से भी आपको फ़ायदा होता है। नींबू का रस लगाने से छाजन में लाभ होता है। गेहूं को भूनकर उसकी राख सरसों के तेल में लगाने से भी आपको फ़ायदा रहता है। नित्य रूप आपको मतलब रोजाना 2 कप गाजर का रस पीने से भी छाजन रोग दूर हो जाता है। इसके अलावा भी और भी दोस्तों इसमें घरेलू उपाय हैं, जैसे कि सरसों के तेल में पिसी हुई हल्दी मिलाकर लगाने से छाजन खत्म हो जाता है। अंजीर के पेड़ की जड़ खोदकर धो डालें, फिर उसे आप पानी में घिसकर त्वचा पर लगाने से आपका छाजन रोग दूर हो जाता है। अंजीर को की कोमल कलियों को पीसकर देसी घी में मिलाकर मलहम की तरह छाजन पर लगाने से जो एक्जिमा रोग होता है वो दूर हो जाता है। गाय के गोबर में से जो रस निचोड़कर रुई के फाहों में छाजन पर लगाने से भी आपको फ़ायदा होता है। गन्ने का सिरका और शहद दोनों को मिलाकर लेप करने से भी एक्जिमा दूर हो जाता है। प्याज का रस और लहसुन का रस दोनों को मिलाकर एक्जिमा पर लगाने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। दोस्तों अब बात करते हैं आयुर्वेदिक चिकित्सा के बारे में। आयुर्वेदिक चिकित्सा की बात की जाए तो यह हर प्रकार के रोगों को दूर करने में सबसे अच्छी चिकित्सा होती है। आयुर्वेदिक चिकित्सा का ना तो कोई साइड इफ़ेक्ट होता है, ना ही कोई महंगी दवा होती है। इसका इस्तेमाल बहुत ही सावधानीपूर्वक और अच्छे रूप से किया जाता है, और किसी भी रोग को जड़ से ख़त्म करने की जो ताकत होती है वो सिर्फ आयुर्वेद के अंदर है। यानी कि जो रोग हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए, जो रोग दोबारा कभी वापस ज़िंदगी में उत्पन्न ना हो, उसके लिए आयुर्वेदिक चिकित्सा की जाती है। ये थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस होता है, मतलब कि थोड़ा समय लग जाता है इसको ठीक होने में, लेकिन वो हमेशा के लिए आपका रोग पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है। सर्जी सार, मूली का सार और शंखचूर्ण, इन सभी को बराबर मात्रा में पीसकर मोम या गाय के घी में मिलाकर त्वचा पर 3 या 4 बार लगाने से आपको 2 दिन के अंदर ही फ़ायदा हो जाएगा। मूली का भस्म, हल्दी का भस्म और शंखचूर्ण तीनों को समान मात्रा में लेकर मूंगफली के तेल में एक्जिमा पर लगाने से एक्जिमा रोग पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। सहीजन के बीज, मूली के बीज, सरसों, तुलसी और इंद्रजौ सभी को दूध या मट्ठे में पीसकर लेप करने से एक्जिमा दूर हो जाता है। हरड़, बहेड़ा, आंवला, नीम की छाल, उसबा, कुटकी, मंजिष्ट, चौबचूनी, गिलोय और गोरख मुंडी, इन सभी को 15-15 ग्राम की मात्रा में लेकर आधा बाल्टी पानी में डालकर अर्क तैयार कर लें। इस अर्क को बोतल में भरकर रख लें। प्रतिदिन 4 चम्मच अर्क सुबह शाम सेवन करने से एक्जिमा पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। सौंफ, गांवजवा, गुलाब के फूल और मुलहटी सभी को 10-10 ग्राम मात्रा में लेकर थोड़े से पानी में काढ़ा बनाकर रख लें। रोज़ सुबह शाम 2 चम्मच काढ़ा गुनगुने पानी में पीने से आपको फ़ायदा रहता है। बिंजोरे की जड़, बालचड़, देवदारू, सौंठ, रासना, अरंड सभी को पीसकर एक्जिमा पर लगाने से फ़ायदा मिलता है। चलिए दोस्तों अब जानते हैं होम्योपैथिक चिकित्सा किस प्रकार फ़ायदेमंद है इसमें। यदि हाथ या कोहनी में एक्जिमा हो तो दानों में खुजली हो तो आपको मैग्नीशिया कार्ब 6 या 30 का इस्तेमाल करें। पैर में फुंसी वाले का दाग धब्बे मालूम हो तो पानी निकालें। छाजन बढ़ता जाए तो इस हालत में सिकोलिक कोर 6 या 30 का इस्तेमाल करें। एक्जिमा, पीप युक्त पानी, छोटी छोटी उभरी हुई फुंसियाँ आदि, इन सभी लक्षणों में सीपिया 6 या 30 का इस्तेमाल करें। त्वचा में खुजली, अकौता, दर्द, बेचैनी, काले दाग, इन सभी लक्षणों में कॉकिन 3 या 6 का इस्तेमाल करें। घमौरी की तरह छाजन हो तो शरीर के कई भागों में फैल जाता है। खुश्की, शुष्क, एक्जिमा आदि सभी लक्षणों में रेडियम ब्रोम 30 का इस्तेमाल करें। छाजन के कारण त्वचा काली पड़ जाती है, इसके लिए दोस्तों आपको कैस्टर लोकोई 6 का इस्तेमाल करना आपके लिए फ़ायदेमंद रहता है। छाजन में हर तरह खुजली, खून निकलता हो, जलन पैदा होती हो, बार बार नींद खुल जाए, ऐसी हालत में कॉफिया 6 या कॉफिया 30 का इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। यदि जाड़ों के मौसम में एक्जिमा का रोग हो जाए तो कॉलिक बाइकार्बोम 6 का इस्तेमाल करना फ़ायदेमंद रहता है। मुख पर, हाथों और टांगों पर एक्जिमा, दर्द, खुजली, त्वचा में जलन आदि सभी लक्षणों में इंडियम 3 या 6 का इस्तेमाल करना आपके लिए फ़ायदेमंद है। दोस्तों यहाँ पे मैंने जो मेडिसिन बताई हैं, जैसे कि मैग्नीशिया कार्ब 6 या 30, सिकिलेरिस कोर 6 या 30, सीपिया 6 या 30, कॉकन 3 या 6, रेडियम ब्रोम, कैस्टर लुकई 6, कॉफिया 6 या 30, कॉलीबाइकार्बोम 6,
इंडियम 3 या 6, इसमें से दोस्तों आप किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हो। जो भी आपके जो चिकित्सक हों आपको बताएं, आप उसी का इस्तेमाल करें तो ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। बिना चिकित्सक के परामर्श के कोई भी मेडिसिन का इस्तेमाल करना आपके लिए हानिकारक सिद्ध हो सकता है। इसलिए दोस्तों अपने निकटतम चिकित्सक से ज़रूर परामर्श करके किसी भी दवाई का इस्तेमाल करना चाहिए। और भी दोस्तों इसमें कुछ हैं, जैसे कि यदि पिंडली या फिर जांघ में एक्जिमा हो जाए तो आपको लीडम 6 या 30 का इस्तेमाल करना है। हाथ पैरों में एक्जिमा के कारण सारे शरीर में खुश्की, सिर में रूसी, हाथ की उंगलियां फटी फटी सी मालूम पड़े, ऐसी कंडीशन में सैनिमिला 6 का इस्तेमाल करें। सारे शरीर में जगह जगह पर एक्जिमा, खुजली, बेचैनी, खुजाते खुजाते खून निकल जाए, जलन हो जाए, इन सभी लक्षणों में निकोलस 6 या 30 का इस्तेमाल करें। खुजली शून्य होने पर हालत कांटे जैसे पीड़ा, अकौता आदि सभी लक्षणों में कोडियम 6 का इस्तेमाल करें। शाम का रोग बढ़ने पर खुजली, बेचैनी आदि सभी लक्षणों में एसाइसिमा 6 का इस्तेमाल करें। छोटी छोटी फुंसी, पीप निकले, पपड़ी, काले धब्बे आदि सभी लक्षणों में एक्लालाइफा 3 या 6 का इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। खाज, खुजली, एक्जिमा सभी लक्षणों में एरागिरस 6 या 3 का इस्तेमाल करना फायदेमंद रहता है। दोस्तों यहाँ पर लीडम 6 या 30, सैनिमिला 6 का इस्तेमाल, निकोलस 6 या 30, कोडियम 6, एसाइमिना 6, एक्लालिफा 3 या 6 और एगारिक्स 3 या 6 इसका इस्तेमाल करना दोस्तों बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद रहता है। आप इसमें से किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हो जो भी आपके लिए अवेलेबल हो। जानते हैं दोस्तों एलोपैथी चिकित्सा के बारे में। यहाँ पर कुछ दवाई गई हैं जो आपको अपने निकटतम चिकित्सक से परामर्श लेकर ही लेनी है। इसमें दोस्तों सबसे पहले है लेबुट, जेबेट, एसोडेक्स जी, लेनोवेट, डिपेजेंटा और सेरिड्रम। इसमें से आप किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हो जो भी आपको अवेलेबल हो जाए। मेडिकल स्टोर से ले सकते हो, फार्मेसी की दुकान से मिल जाएगी आपको, वहाँ से आप लेकर आ सकते हो। फिर आपको अपने डॉक्टर से परामर्श करके ही इनका इस्तेमाल करना है। कुछ मिक्सर है दोस्तों पीने के लिए, जैसे कि टिंचर ऑफ स्टील 4 ड्रम, इन्फ्लुएंज ऑफ क्वासिया 12 ऑन्स, और दोस्तों इसमें टिंचर ऑफ कलम्बला आधा मतलब 1.5 ऑन्स है, और सल्फर ऑफ मैग्नीशिया 2 ऑन्स है। इन सभी को मिलाकर दिन में 2 बार 2 ऑन्स की मात्रा में सेवन करने से आपको बहुत ज़्यादा फायदा होता है। दोस्तों ये सब मैंने जो आपको मेडिसिन बताई है आपको अपने चिकित्सक से ही परामर्श लेकर लेनी है। जो मैं आपको नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, जो कि आपके लिए फ़ायदेमंद रह सकती है। आप अपने आप भी जाकर ले सकते हो। अगर आपको कोई भी अपने ऊपर रिस्क के ऊपर ले सकते हो जो कि आपके लिए अपने लिए फ़ायदेमंद है, तो आप किसी भी दवाई का इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन एक बार डॉक्टर से सलाह ले लो तो ये आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। चलिए दोस्तों हम जानते हैं पित्ती उछलना जो रोग होता है, इसमें पित्ती उछलने की बीमारी होती है, चक्कत्ते से उत्पन्न हो जाते हैं बॉडी के अंदर। ये सब दोस्तों आप जानते होंगे पित्ती उछलना। मैं बताता हूँ दोस्तों आपको पित्ती उछलने, अगर आपको किसी को कंडीशन है या किसी को प्रॉब्लम है तो उस रोग की उत्पत्ति किस वजह से होती है, इसके लक्षण क्या होते हैं, कौन कौन से इसके घरेलू उपाय हैं। इससे पहले दोस्तों आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाएं ताकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। चलिए दोस्तों जानते हैं पित्ती उछलना यानी कि पित्ती उछलने के रोग की उत्पत्ति किस वजह से होती है। चलिए दोस्तों जानते हैं। शीतपित्त रोग यानी कि पित्ती उछलना पित्त बढ़ जाने या शरीर में गर्मी की अधिकता के कारण होता है। पाचन क्रिया की गड़बड़ी, ठंड लगने या पित्त से ना निकलने के कारण, अजीर्ण, मंदग्नि, कवच, बहुत अधिक कुनैन आदि का प्रयोग करने से शरीर में जगह जगह पित्ती उछलने लगती है। इसके अलावा जरायु की बीमारी यानी कि जो प्लेसेंटा की बीमारी होती है, बर्रे के काटने, मधुमक्खी के डंक मारने, खटमल या किसी भी कीड़े के काट लेने के बाद पित्ती उछल जाती है। जो लोग लाल मिर्च अधिक खाते हैं, मांस, मछली, अंडा, शराब का सेवन करते हैं या नशीली दवाई लेती हैं, उनको भी सर्दी गर्मी के प्रभाव के कारण पित्ती उछल जाती है। चलिए दोस्तों अब जानते हैं इस रोग के लक्षण क्या हैं। पित्ती उछलना में लाल लाल चकत्ते सारे शरीर पर उभर जाते हैं। इसमें तेज खाज, खुजली, जलन और दर्द पैदा होता है। यदि एक जगह पर चकत्ते दब जाते हैं तो दूसरी जगह से उछल जाते हैं। यह बीमारी स्वर यंत्र और जीभ की कला को खराब कर देती है। ऐसी हालत में रोगी मरणासन अवस्था में पहुंच जाता है। कभी कभी अधिक पित्त बनने के कारण उल्टी भी आ जाती है और शरीर के अंदर हरारत सी भी आ जाती है। दोस्तों जो पित्ती उछलना होता है उसमें लाल लाल चकत्ते होने के कारण शरीर पर लाल लाल उभर जाते हैं, तेज खाज, खुजली, जलन और दर्द पैदा होता है। अगर आप एक पित्ती को मतलब नीचे दबाओगे तो दूसरी उभर जाएगी। और दोस्तों ये बीमारी स्वर यंत्र और जीभ की कला को खराब करने के कारण मरणासन स्थिति में रोगी को पहुंचा देती है। कभी कभी पे पित्त निकलने के कारण उल्टियाँ भी आती हैं और शरीर में हरारत सी भी आ जाती है। चलिए दोस्तों जानते हैं इसकी पित्त निकलने के घरेलू निदान किस तरह कर सकते हैं, घरेलू उपाय कौन कौन से हैं जो पित्त निकालने की बीमारी को ख़त्म करते हैं। पित्ती उछलने पर सिरका तथा अर्क गुलाब दोनों को मिलाकर लगाने से आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा।
जीरे का गर्म पानी करके सादे पानी में मिलाकर सेवन करने से भी दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। यहाँ पे दोस्तों डायग्राम में बताया गया है कि शीत पित्त को जड़ से ख़त्म कर देता है जीरा। जीरे को गर्म पानी में उबाल कर सादे पानी में मिलाकर स्नान करने से आपको फ़ायदा होगा। यानी कि दोस्तों जीरा है उसे आपको पहले गर्म पानी में उल्टा लेना है, फिर उसके बाद उसे सादे पानी में मिलाकर स्नान करोगे तो आपकी जो शीत पित्त रोग होगा वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। नीम के तेल में कपूर मिलाकर सारे शरीर पर मालिश करने से भी आपको फ़ायदा मिलेगा। नारियल के तेल में कपूर मिलाकर मालिश करने से पित्त शांत हो जाती है। राल 1 ग्राम, मिश्री 4 ग्राम, दोनों को पीस लें। यह एक खुराक है। ऐसी 3 खुराक तैयार करके दिन भर में 3 बार सेवन करें। ऐसा करने से दोस्तों 10-12 दिनों में ही यह बीमारी जड़ से समाप्त हो जाती है। अजवाइन तथा शुद्ध गंधक दोनों को समभाग में कूट पीसकर 1 ग्राम दवा शहद के साथ चाटने से आपको फ़ायदा मिलता है। बावची के बीजों का चूर्ण, सोना गेरू और शुद्ध गंधक तीनों आपको 20-20 ग्राम पीसकर कपड़ झन करके आपको फ़ायदा दिलाती है। इसमें से दोस्तों आधा चम्मच चूर्ण दिन में 3 बार ताज़े पानी के साथ सेवन करने से आपको फ़ायदा मिलता है। आरोग्यवर्धिनी वटी 125 मिलीग्राम ताज़े पानी के साथ सेवन करने से आपको फ़ायदा मिलता है। 3 ग्राम अकरकरा ताज़े पानी के साथ सेवन करने से भी आपको फ़ायदा मिलता है। 6 ग्राम नाग केसर पीसकर शहद में मिला लें। फिर उसके बाद दोस्तों सुबह शाम 2 रत्ती की मात्रा में उसे चाटेंगे तो आपको शीत पित्त रोग में बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। छोटी इलायची 10 ग्राम, दालचीनी 10 ग्राम और पीपल 10 ग्राम, यानी कि छोटी इलायची, दालचीनी और पीपल को समान मात्रा में लेकर तीनों को पीसकर आधा चम्मच चूर्ण दिन में 2 बार मक्खन के साथ सेवन करने से आपका शीत पित्त रोग जल्दी ख़त्म हो जाएगा। चंदन के तेल में गुलाब का अर्क मिलाकर शरीर पर मालिश करने से भी शीत पित्त रोग खत्म हो जाता है। गिलोय के रस में चंदन घिसकर मिला लें, फिर इसका सेवन आधे चम्मच की मात्रा में करें तो भी आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। 20 ग्राम चिरौंजी चबा चबा कर खाएंगे तो भी आपके शीत पित्त रोग खत्म हो जाएगा। हींग को घी में मिलाकर मालिश करने से भी शीत पित्त रोग ठीक हो जाता है। 8-10 ग्राम फिटकरी 1 कप पानी में घोलकर साफ कपड़े को उसको भिगोकर सारा शरीर पोंछने से भी आपके शरीर के जो शीत पित्त होगा वो खत्म हो जाएगा। जो कोई पित्ती वित्ती उछल रही होगी वो दब जाएगी। 5 ग्राम बथुए के बीजों का चूर्ण शहद में मिलाकर सेवन करोगे तो दोस्तों आपको फ़ायदा मिलेगा। आधा चम्मच पिसी हुई हल्दी, आधा चम्मच मिश्री और थोड़ा सा शहद, तीनों को मिलाकर सुबह शाम अगर आप सेवन करते हो तो आपको जो पित्ती उछलने की प्रॉब्लम होगी वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। 10 ग्राम पुदीना, 20 ग्राम गुड़, दोनों को 2 गिलास पानी में उबालकर छानकर दिन में 2 बार पियोगे तो आपको फ़ायदा मिलेगा। गाय का घी, सोना गेरू, सेंधा नमक और कुसुम का फूल चारों को बराबर बराबर मात्रा में लेकर पीस डालें। फिर उसका आउटर बनाकर शरीर पर लेप करने से भी आपको फ़ायदा मिलता है। आधा चम्मच आंवले का चूर्ण रोज़ आपको गुड़ के साथ खाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं इसकी प्राकृतिक चिकित्सा यानी कि नेचुरल ट्रीटमेंट किस प्रकार फ़ायदेमंद होता है पित्ती उछलने वाली बीमारी में। प्रतिदिन सारे शरीर पर काली मिट्टी गीली करके आपको मलनी है। सूखने पर उसे गीला कर लें, फिर उसके बाद 2 घंटे तक ताज़े पानी में स्नान करें। इससे दोस्तों पित्ती उछलना बंद हो जाएगा। नाक से पानी पिएं और एनिमा लगाकर पेट साफ करें तो भी पित्ती निकलने की बीमारी खत्म हो जाएगी। 2 दिन तक उबली हुई लौकी के सिवा कुछ भी ना खाएं। लौकी में थोड़ा सा नमक कम डालें तो ज़्यादा फायदा होगा। कटी स्नान यानी कि कमर तक का स्नान करें, पीठ स्नान करें और पेट स्नान आधा घंटे तक आपको करना है। चलिए दोस्तों, जानते हैं इसकी होम्योपैथी चिकित्सा। अचानक पूरे शरीर में पित्ती उछलना, बड़े बड़े लाल चकत्ते दिखाई देना, चकत्तों पर डंक मारने की तरह टीस उठना, खुजली, जलन, बार बार प्यास लगना, इन सभी लक्षणों में एपिल मेल 30 का इस्तेमाल करें। पित्ती के कारण शरीर में लाल नीली रेखाएं, तेज खुजली, गर्मी में खुजली कम हो जाना, इन सभी लक्षणों में पित्ती बढ़ जाने पर लक्षणों में क्लोरियम 6 का इस्तेमाल करें। पुरानी पित्ती में पल्सेटिला 30 का इस्तेमाल करें। बहुत अधिक खुजली, खुजलाने के बाद आग निकलने की हालत, जलन तथा लाल चकत्तों के रूप में इन लक्षणों में टिलिया यूरोपा 3, 6 या 30 का इस्तेमाल करें। पित्ती के कारण पूरे शरीर में लाल चकत्ते, खुजली, पेट में जलन, सिर में दर्द तथा तेज बुखार, ठंड लगने, वायु आदिक ना होने के कारण, वायु अच्छी ना लगने के कारण, यकृत में दर्द, पाकस्थली में जलन, इन सभी लक्षणों में एस्टेक्स पुबिएटिलिस 3 या 30 का इस्तेमाल करें। सवीरोम या मलेरिया बुखार खत्म हो जाने के बाद अचानक पित्ती उछले तो एलास्टेलियम 6 या 30 का इस्तेमाल करें। स्त्रियों में रजोवृत्ति क्रम काल में पित्ती उछल जाए तो त्वचा सूख जाए, प्रदाह, जलन, बार बार खुजली, इन सभी लक्षणों में ऑसिटिलेगा का इस्तेमाल करें। अपच
यानी कि इंडाइजेशन, लाल चकत्ते उत्पन्न होना, खुजली, जलन, त्वचा में कांटे की तरह चुभन होना, इन सभी लक्षणों में एनीट्रम क्रूड का इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। अचानक पित्ती उछले, बेचैनी, घबराहट, सूजन या चेहरे में एलर्जी हो तो एंटीपायरिडियम 2 का इस्तेमाल करना बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। जानते हैं दोस्तों इसकी एलोपैथिक चिकित्सा किस प्रकार फायदेमंद है। एलोपैथिक चिकित्सा इसमें दोस्तों इंसिडल, एविल, एटारेक्स, एसिपेक्स, एल्ड्रे, सीजोन, सेटेरिन दोस्तों अच्छी दवा होती है। सेराटेरिन जो दवा होती है वो अच्छी दवा होती है। और जिनसेट का दवाओं का इस्तेमाल आपको डॉक्टर के परामर्श से कर सकना है। जानते हैं दोस्तों इसका निर्देश आपको क्या खाना नहीं खाना। उचित आहार विहार का पालन करें, कब्ज न होने दें। सुपाच्य, हल्का या ठंडी तासीर का भोजन करें। गेहूं की पतली रोटी, खड़ी मूल का दाल, हरी साग सब्जियां, मेवे, मौसमी फल आदि का नित्य रूप से सेवन करें। पानी में भीगने, रात की ओस में सोने, अधिक ठंड या गर्मी से बचना चाहिए। पानी में नीम के तेल जल मिलाकर स्नान करने से भी फायदा होता है। मांस, मछली और उत्तेजक पदार्थों का सेवन न करें। चलिए दोस्तों अब जानते हैं हम फोड़ा फुंसी के बारे में। इस रोग की उत्पत्ति किस वजह से होती है जानते हैं। खून के विकार के कारण शरीर में फोड़े फुंसी बन जाते हैं। वर्षा ऋतु में अधिक आम खाने या त्वचा पर आम की लेपी लग जाने के कारण, मच्छर के काटने आदि सभी के कारण फुंसी हो जाती है। कभी कभी शरीर में भीतर से बाल टूटने के कारण भी फुंसी बन जाती है। त्वचा के नीचे सूजन पैदा हो जाती है और उसमें पीप बढ़ जाती है। अधिक मिर्च, मसाले, गर्म चीज़ों के खाने से भी फुंसी निकल जाती है। खून में विकार यानी कि दोस्तों जो खून में कमी होती है या खून के कोई भी इन्फेक्शन की वजह से भी सही पे फोड़े फुंसी हो जाते हैं। जो वर्षा ऋतु में अधिक आम खाने की वजह से, त्वचा में लेपी लगने के कारण, मच्छरों के काटने के कारण भी फुंसी होती है। कभी कभी शरीर में भीतर के जो बाल होते हैं उनके टूटने के कारण भी फुंसी निकल जाती है। त्वचा के नीचे सूजन पैदा हो जाती है, पीप बढ़ जाती है। अधिक मिर्च मसालों या गर्म चीज़ों का खाने से भी फुंसियाँ निकल आती हैं। जानते हैं इस रोग के लक्षण क्या हैं। फोड़े फुंसी में सबसे पहले लालिमा आती है, फिर उसमें दर्द उत्पन्न होता है, लपकन सी पैदा होती है, पकने के बाद कष्ट होता है। कुछ फुंसियाँ बिना पके ही बैठ जाती हैं। कुछ में मवाद, गंदा खून आदि भर जाता है। जलन के कारण बहुत सारी बेचैनी होती है। अब जानते हैं इसके घरेलू निदान क्या है। आप इसका घरेलू उपचार किस तरह कर सकते हो। 2 चम्मच कच्चे आलू का रस सुबह पानी में, फुंसियाँ सूख जाती हैं। अमरूद की 4-5 पत्तियों को 1 कप पानी में उबालें, फिर उसकी लुगदी बनाकर फोड़ों पर लगाने से भी आपको फ़ायदा होता है। यहाँ डायग्राम में भी फोड़ा फुंसी के अमरूद की पत्तियों का लाभकारी रहता है। यदि फोड़ा पक जाए या गांठ पड़ जाए या प्याज, तो आपको प्याज कूटकर उसमें ज़रा सा गुड़ मिलाकर बांधने से आपको फ़ायदा मिलेगा। गेहूं के आटे में ज़रा सी हल्दी और देसी घी मिलाकर पुलटिस बना ले। इसे आप फोड़े फुंसी पर लगाओगे या बांधोगे तो भी आपको फ़ायदा मिलेगा। गाजर को कुचलकर और पीसकर तवे पर गर्म करके फोड़े फुंसी पर बांधने से भी आपको फ़ायदा मिलता है। यदि फुंसी गांठ के रूप में भीतर है या भीतर पक रही है तो फूट रही है तो आपको लसोड़ी की पत्तियों को पीसकर उसमें पुलटिस बनाकर फ़ायदा मिलेगा। फुंसियों पर अनानास का गूदा लगाकर काफ़ी लाभ पहुंचता है। यदि त्वचा पर फुंसी उभर रही है तो लौंग घिसकर लगाएं। अनार की पत्तियों को जलाकर भस्म बनाकर उसमें नारियल का तेल लगाकर फोड़े फुंसी पर लगाने से भी फोड़ा फुंसी ठीक हो जाता है। हल्दी और लौंग दोनों को पीसकर फोड़े फुंसी पर लगाने चाहिए। नीम की छाल पानी में घिसकर फुंसियों पर लगाने से भी फ़ायदा मिलता है। नीम की छाल को अगर आप पानी में घिसकर फुंसियों पर लगाओगे तो आपको फ़ायदा मिलेगा। नीम की पत्तियों की पुलटिस बांधने से फोड़े फुंसी में काफ़ी आराम मिलता है। अमचूर या हरी आमयूं को पीसकर फुंसियों पर लगाने से भी फुंसियाँ सूख जाती हैं। करेले का रस फुंसियों पर लगाने से काफ़ी फ़ायदा होता है। गर्मियों के मौसम में फुंसियों पर तारपीन का तेल लगाना फ़ायदेमंद रहता है। अंगूर की पत्तियों का रस फोड़े फुंसियों पर लगाने से फ़ायदा होता है। मसूर के आटों की पुलटिस बांधने से फोड़ा जल्दी ही फूट जाता है। पिसे हुए चावलों में ज़रा सा पानी और सरसों का तेल मिलाकर पुलटिस बांधने से आपको फ़ायदा मिलेगा। थोड़ा सा बथुआ, आधा चम्मच सौंठ, ज़रा सा नमक, तीनों को मिलाकर पीस लें। फिर उसको गीली मिट्टी में इस लेप को पट्टी करके फोड़े फुंसी पर बांधने से भी आपको फ़ायदा मिलेगा। मेहंदी को उबालकर उसमें पानी में धोने से भी दोस्तों फुंसियों में बहुत ज़्यादा आराम मिलता है। चंदन घिसकर फुंसियों पर लगाने से आपको फ़ायदा मिलता है। केले की जड़ को कूटकर उसमें थोड़ा सा हल्दी और ज़रा सा सरसों का तेल मिलाकर अगर आप करते हो तो भी आपको फ़ायदा मिलेगा। चलिए दोस्तों जानते हैं हम इसकी आयुर्वेदिक चिकित्सा किस प्रकार फ़ायदेमंद है। आप आयुर्वेदिक चिकित्सा करके किस प्रकार फ़ायदा उठा सकते हो। करंज, नीम और निर्गुंडी तीनों को पीसकर फोड़े फुंसी पर लगाने से फ़ायदा मिलता है। नीम की पत्तियाँ, हींग और लहसुन इन सभी को सील कर पीसकर फोड़े पर लगाने से भी आपको फ़ायदा मिलेगा। जौ का आटा, मुलेठी का चूर्ण और देसी घी तीनों को मिलाकर फोड़े फुंसी पर मलहम की तरह दिन में 3 या 4 बार लगाने से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा।
शहद, शराब और काली मिर्च, इन तीनों का लेप करने से फोड़े फुंसी जल्दी ही सूख जाते हैं। नीम के पत्ते, तिल, दंती, निशोध, सेंधा नमक और शहद सभी को उचित मात्रा में मिलाकर लेप करने से फोड़े फुंसी पर आराम मिलता है। चिरचटा, जवाखार, हल्दी या लौंग, इन सभी को पुल्टे बनाकर फुंसियों पर लगाने से फायदा होता है। करंज, भिलवा, जमालघोटा, चित्रक, कनेर, कबूतर की पीठ और बकरी की मैंगनी, इन सभी को उचित मात्रा में लेकर कूट पीस डालें। फिर उसमें जरा सा पानी डालकर लेप करने से फोड़े फुंसी पर लगाने से फायदा होगा। पीपल, पुरानी खल, सहीजन की छाल, दंती और हरड़ सभी को 10-10 ग्राम की मात्रा में लेकर पीस डालें। फिर उसे गोमूत्र में मिलाकर नित्य 4-5 दिन तो फुंसियों पर लेप करने से आपको फायदा मिलता है। बरगद, गूलर, पीपल, पाकड़, बेंत, बेल, सफ़ेद चंदन, लाल चंदन, मंजिष्ठ, जमीकंद और गिरु, इन सभी चीज़ों को 5-5 ग्राम की मात्रा में लेकर घी में मिलाकर मलहम बनाकर रखें। इन मलहम को फोड़े फुंसियों पर लगाने से भी फायदा मिलेगा। मोम, कौंच, जीरा, शहद और हरड़, इन सभी को पीसकर गाय के घी में मिलाकर लेप करने से फायदा मिलता है। अब जानते हैं दोस्तों कि नेचुरल ट्रीटमेंट आप किस तरह कर सकते हो। नेचुरल चिकित्सा क्या है। काली मिट्टी को पानी में अच्छी प्रकार से गूंथकर कपड़े की पट्टी पर रखकर थोड़ा फोड़ा फुंसी पर बांधोगे तो भी आपको फ़ायदा मिलेगा। गाजर का रस, पालक का रस और बथुए का रस, तीनों को मिलाकर रुई के फौवे में फुंसियों पर लगाने से भी आपको फ़ायदा मिलता है। प्रतिदिन लौकी उबालकर बिना नमक के साथ खाने से भी आपको फ़ायदा मिलेगा। पेट साफ करके उपवास करें। दूसरे दिन नीम की 2 पत्तियां चबाकर ऊपर से गाय का दूध पी जाएं तो भी आपको फ़ायदा मिलेगा। फोड़े फुंसियों पर ठंडे पानी की धार 2 मिनट तक छोड़ने से भी आपको फ़ायदा मिलता है। होम्योपैथिक चिकित्सा जानते हैं दोस्तों। यदि नाक, गला और मुंह के किसी भी भाग पर फुंसियाँ निकल आती हैं तो केडियम सल्फ का इस्तेमाल करें। पीप भरे हुए छोटे छोटे फोड़े, अंगुली पक जाए, बेचैनी, कांटे की तरह चुभन हो, इन सभी लक्षणों में CPR6 का इस्तेमाल करें। चेहरे के फोड़े को बैठने के लिए थूजा खिलाएं। यदि फोड़े फुंसी में सूजन, लाली, लपटन, इन सभी लक्षण दिखाई दें तो कैंपुर मूला का इस्तेमाल करें। यदि फोड़े में मवाद ना पड़ा हो तो हिप्पासल्फ 6 का इस्तेमाल करें। यदि गर्मी के मौसम में बच्चों के फुंसी निकल आए तो आपको अनानिका 200 का इस्तेमाल करें। यदि फीका पड़ जाए तो आपको जब फूटा ना हो तो आपको वैसलीन में पल्सेला मूलांग का इस्तेमाल करना चाहिए। यदि फोड़ा ना पके या लक्षण दिखाई दे तो आपको बेलाडोना, हिप्पर या मर्क अस का इस्तेमाल करना चाहिए। यदि फोड़ा बैंगनी रंग का हो जाए तो उसमें आपको लपटन पड़े तो लैक्सिस का इस्तेमाल करना चाहिए। फोड़े में अधिक सूजन, दर्द और नीला पीला होने पर टेरेंटुला क्लेबुलिस 30 का इस्तेमाल करना चाहिए। यदि पीप बनने के बाद पहले काली मयूर 3x, 6x या 12x का इस्तेमाल करने से फोड़ा बैठ जाता है। फोड़े फुंसी उभरने के बाद सूजन, लपटन आदि सभी लक्षणों में फेरियम फॉक्स 6x या 12x बहुत ही ज़्यादा गुणकारी रहता है। साइलिसिया 200x का इस्तेमाल करने से फोड़ा बहुत ही जल्दी फूट जाता है। यदि शरीर पर छाले पड़ जाएं, कॉलीफॉल 3x या नेटम मयूर 3x मिलाकर आपको सेवन करना है। यदि शरीर में छाले पड़ जाए तो कॉलीफॉक्स 3x और नेटम म्योर 3x दोनों को मिलाकर रख लें। घाव भरने या दर्द निवारक कंडीशन में क्लेरिया सल्फर 6x अच्छी दवा होती है। दोस्तों आप जानते हैं इसकी चुंबकीय चिकित्सा। यदि फोड़े फुंसी ना फूटे तो इन सभी शक्तिशाली चुंबक का उत्तरी ध्रुव आपको लगाना है। चुंबक लगाने के से पूर्व फोड़े फुंसी का सफ़ेद कपड़ा रख लें। चुंबक रखने की क्रिया दिन में 3-4 बार करें। चुंबक हमेशा 15 से 20 मिनट तक रखें, अधिक ना रखें। चुंबक द्वारा प्रभावित जल दिन में 3 से 4 बार आपको सेवन करना है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमारी वीडियो को जल्दी से लाइक करें। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।